नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन जो जेट की सोइल साइंस की सीरीज थी, मृदा विज्ञान की सीरीज थी या कृषि रसायन की सीरीज थी, उसमें अपन ने जो मृदा की भौतिक दशाएं थी वो अभी तक पढ़ी है। तो कुल मृदा की अपन ने 8 भौतिक दशाएं पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा घनत्व, मृदा रंध्रावकाश, इसके अलावा मृदा रंग और मृदा तापमान, ये अलग से पढ़ी है। दो भौतिक दशाएं अपन ने पहले से मृदा के अवयव में पढ़ ली थी, मृदा जल और मृदा वायु। तो कुल 8 भौतिक दशाओं के बाद आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मृदा की रासायनिक दशाएं। तो जो मृदा की रासायनिक दशाएं हैं उनके बारे में भी अपन ने एक में चैप्टर में स्टडी कर ली थी कि कौन कौन सी दशाएं होती है। इनमें सबसे पहले आज अपन लेने वाले हैं आयन विनिमय। क्या होता है आयन विनिमय, किसको कहते हैं? देखो, दो शब्दों से मिलकर बनाइए। एक शब्द है आयन और दूसरा शब्द है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान और आयन का मतलब होता है या तो धनायन या फिर ऋणायन। यानी अपन बोल सकते हैं धनायन या ऋणायन का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? आयन विनिमय कहलाएगा। जैसे विनिमय की बात करते हैं तो अपन बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया है, पैसे देकर गेहूं खरीद लिए, तो ये भी एक प्रकार का आदान प्रदान हो गया। आपने क्या दिया है, पैसे देके शुगर खरीदी है, तो ये भी एक प्रकार का आदान प्रदान हो गया। यानी किसी भी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना क्या कहलाता है? आदान प्रदान कहलाता है। ऐसे यहाँ पे आयन विनिमय में क्या होगा कि जो धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयन होते हैं। आयन हमेशा दो ही प्रकार के होंगे, या तो धनायन होंगे या फिर ऋणायन होंगे। इन धनायन और ऋणायनों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? आयन विनिमय कहलाएगा। साधारण भाषा में अपन आयन विनिमय इसी को कहेंगे। अब अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, मृदा के कण के ऊपर हमेशा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश, ध्यान रखना है। मृदा के कण के ऊपर, सोइल के पार्टिकल के ऊपर हमेशा ऋण आवेश पाया जाता है। और अपने को पता है जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मृदा कण के ऊपर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो ये आकर्षित किसको करेगा? धन आयन को या धन आवेशित कण को। किसको आकर्षित करेगा? धन आयन को। मृदा कण के ऊपर आवेश ऋण आवेश है, ये आकर्षित करेगा अपने विपरीत आवेश वाले आयन को। और विपरीत आवेश वाला आयन क्या है? यहाँ पे धन आयन है। तो मृदा का कण हमेशा आकर्षित करता है धन आयन को। तो अपन ने मान लिया कि इसने जो धनायन आकर्षित किया है वो यहाँ पे है सोडियम। अब अपन ने बात की है कि जो मृदा घोल था उसमें कैल्शियम सल्फेट उपस्थित था, CaSO4 उपस्थित था। CaSO4 टूटेगा Ca2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। अपने को पता है कैल्शियम के ऊपर आवेश होता है +2, क्या होता है? +2 आवेश होता है। सोडियम के ऊपर आवेश होता है +1। यानी एक कैल्शियम कितने सोडियम को प्रतिस्थापित कर सकता है, अपनी जगह से हटा सकता है? 2 सोडियम को। कारण क्या है? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर आवेश +2 है तो वो +2 आवेश को ही वहां से प्रतिस्थापित करेगा। अब सोडियम के ऊपर +1 है तो 2 सोडियम के ऊपर क्या हो गया? +2 हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि एक कैल्शियम 2 सोडियम को प्रतिस्थापित करे। इस कैल्शियम ने क्या किया? इन सोडियम को प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास में? मृदा कण के ऊपर ऋण आवेश। यहाँ पे पहले सोडियम था, इन सोडियम को किसने प्रतिस्थापित कर दिया? कैल्शियम ने। तो यहाँ मृदा कण के ऊपर आ गया कैल्शियम। सोडियम कहाँ चला जाएगा? घोल में आ जाएगा और घोल में आकर क्या करेगा? सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? Na2SO4। देखो, जैसे ही मृदा घोल में सोडियम सल्फेट की कंसंट्रेशन, सोडियम सल्फेट की सांद्रता बढ़ जाएगी, सोडियम वापस से सोडियम और सल्फेट में टूट जाएगा, सोडियम वापस कैल्शियम की जगह चला जाएगा। तो ये क्या होगा? वापस से जो क्रिया है वापस से क्या हो जाएगी? पश्य क्रिया या पश्य अभिक्रिया में बदल जाएगी। वापस से जिधर आई थी उधर वापस स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो, ऐसी अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्य दोनों दिशाओं में चलती है क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। पहला शब्द अपने पास आ गया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा शब्द देखो अपन यहां से लेंगे। देखो,
यहाँ पे देखो कैल्शियम क्या कर रहा है, सोडियम को प्रतिस्थापित कर रहा है, यानी धनायन धनायन को प्रतिस्थापित कर रहा है। ऐसे ही ऋणायन क्या करता है, ऋणायन को प्रतिस्थापित करता है। मतलब जो आयन होगा वो हमेशा धनायन होगा तो धनायन प्रतिस्थापित होगा, ऋणायन होगा तो ऋणायन प्रतिस्थापित होगा। मतलब प्रतिस्थापन की क्रिया हमेशा एक समान आवेश वाले कणों के मध्य या आयनों के मध्य होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आयन हमेशा कैसे होंगे, सजातीय। सजातीय का मतलब धनायन धनायन को प्रतिस्थापित करेगा और ऋणायन ऋणायन को प्रतिस्थापित करेगा। देखो प्रतिस्थापित ये धनायन धनायन को करता है, ऋणायन ऋणायन को करता है, लेकिन अपन ने बात की थी आकर्षण की। आकर्षित विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं, प्रतिस्थापित क्या होते हैं, समान आवेश वाले कण होते हैं। याद रखना, आकर्षण हमेशा विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य होता है और प्रतिकर्षण या प्रतिस्थापन समान आवेश वाले कणों के मध्य होता है या समान आवेश के मध्य होता है। दो शब्द आगे, अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय। आयन कौन से होते हैं, सजातीय आयन। और आदान प्रदान होता है, अपन ने बोला विनिमय, तो आदान प्रदान कहाँ हो रहा है, देखो कैल्शियम यहां जा रहा है, सोडियम यहां आ रहा है, तो आदान प्रदान किसके बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है। ये क्या है, मृदा कण है, और ये क्या है आपके पास में, मृदा घोल। क्या है, मृदा घोल। देखो जहां विनिमय होता है उन प्रावस्थाओं को बोलते हैं, एक प्रावस्था यह है, दूसरी प्रावस्था यह है। तो तीसरा शब्द आ गया अपने पास में विनिमयशील प्रावस्था। इन तीनों शब्दों को अपन मिला देंगे तो अपनी परिभाषा बन जाएगी। देखो अपन ने सबसे पहले बात की कि जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा अपन ने बात की थी धनायन धनायन को प्रतिस्थापित करता है, ऐसे ही ऋणायन ऋणायन को प्रतिस्थापित करता है, मतलब हमेशा प्रतिस्थापन सजातीय आयनों के मध्य होगा। और तीसरा अपन ने पढ़ा था कि ये जो प्रतिस्थापन की क्रिया होती है ये दो प्रावस्थाओं के मध्य होती है, एक प्रावस्था ये है, दूसरी प्रावस्था ये है। तो अपन बोल सकते हैं कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें सजातीय आयनों का दो विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है। परिभाषा फिर से सुन लो, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें सजातीय आयनों का दो विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान की यह क्रिया ही क्या कहलाती है, आयन विनिमय कहलाती है। अब अपन बात करते हैं ये आयन विनिमय कहाँ होता है, विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य होता है। तो मृदा में कौन कौन सी ऐसी प्रावस्थाएं होती है जो विनिमयशील हो सकती है। तो अपन बात करते हैं, एक पौधा लेते हैं, इस पौधे की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे देखो मृदा के कण है, कार्बनिक पदार्थ है आपके, ये मृदा घोल है, और ये क्या है, जड़े हैं। अब ये प्रतिस्थापन की क्रिया कहीं भी हो सकती है, इस मृदा कण और इस मृदा घोल के मध्य भी हो सकती है, एक मृदा कण और दूसरे मृदा कण के बीच में भी हो सकती है, एक मृदा कण और कार्बनिक पदार्थ के बीच में भी हो सकती है, कार्बनिक पदार्थ और घोल के बीच में भी हो सकती है, कार्बनिक पदार्थ और जड़ के बीच में भी हो सकती है, मृदा कण और जड़ के बीच में भी हो सकती है, और घोल और जड़ के बीच में भी हो सकती है। यानी ये जो प्रतिस्थापन की क्रिया है ये विनिमयशील प्रावस्थाएं, मृदा में कोई भी दो प्रावस्थाएं होती है, सारी प्रावस्थाएं मृदा में क्या होती है, विनिमयशील प्रावस्थाएं होती है। यहां तक अपनी बात आ गई है। दूसरी चीज अपन बात करेंगे आयन विनिमय के प्रकार। देखो एक बार इसको मिटा लेते हैं। अब देखो आयन विनिमय के प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पे आयन विनिमय के प्रकार दो प्रकार हो जाएंगे, क्योंकि जितने प्रकार के आयन होंगे उतने ही आयन विनिमय के प्रकार होंगे। आयन कैसे होते हैं, या तो धनायन होंगे या फिर ऋणायन होंगे। जो धनायन होंगे अगर उनका विनिमय होता तो ये कहलाता है धनायन विनिमय, और ऋणायन का होता तो उसको बोलते हैं ऋणायन विनिमय। तो पहला आता है अपने धनायन विनिमय। धनायन विनिमय क्या कहलाता है, देखो अपने पास एक ही शब्द में परिवर्तन लाना है आयन विनिमय की परिभाषा में, और कोई परिवर्तन नहीं लाना। अब अपन बात करते हैं धनायन विनिमय का मतलब कि जो आदान प्रदान जिस आयन का होगा वो आयन कौन सा होगा, धनायन होगा। तो अपनी अभिक्रिया पहले वाली अपन ले सकते हैं। पहले वाले में देखो मृदा कण के ऊपर आवेश कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है। मृदा कण अधिशोषित किसको करेगा, आकर्षित किसको करेगा, धनायनों को आकर्षित करेगा। अब यहाँ पे जो मृदा घोल में उपस्थित है वो क्या है, आपके पास में कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट टूटेगा Ca2+ और SO4 2- में। कैल्शियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा,
और प्रतिस्थापन की क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, घोल में चला जाएगा। बताने की यहाँ वैसे जरूरत है नहीं, पहले अपन ने बता दिया। कैल्शियम के ऊपर +2 आवेश है तो वो +2 आवेश को प्रतिस्थापित करेगा, इसका मतलब एक कैल्शियम 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। ये इस प्रकार की क्रिया हो गई। यहाँ पे कैल्शियम आ गया और यहाँ बन गया H2SO4। जैसे ही यहाँ पे H2SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये क्रिया वापस से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अपने पास में अब देखो धनायन विनिमय के अंदर अपन बाद में बात की कि यहाँ पे आदान प्रदान धनायनों का होता है। आयन विनिमय में ये धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दोनों प्रकार होते हैं, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। अब देखो आपको एक ही शब्द में परिवर्तन लाना, बाकी परिभाषा वही रहेगी। सबसे पहले अपन बात करें, देखो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है तो सही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। दूसरा अपन बात करें, धनायन धनायन को प्रतिस्थापित कर रहा, इसका मतलब ऋणायन तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे सजातीय आयन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि ये हमेशा क्या होंगे, धनायन होंगे। क्या होंगे? हमेशा धनायन। और ये जो विनिमय होता है ये कहाँ होता है, दो प्रावस्थाओं के मध्य होता है। एक कण है और दूसरा क्या है, मृदा है। तो इन दोनों प्रावस्थाओं के मध्य आदान प्रदान हो रहा है। तो परिभाषा में केवल एक ही शब्द में परिवर्तन लाना, जहां सजातीय आयन प्रयोग में लाए थे वहां पे धनायन प्रयोग में लाना। कारण क्या है? क्योंकि आयन विनिमय वो धनायन भी हो सकता था, वो ऋणायन भी हो सकता था, अपने को पता नहीं था। लेकिन धनायन विनिमय में ये कन्फर्म हो चुका है, ये सुनिश्चित हो चुका है कि ये हमेशा धनायन ही होगा। तो यहाँ परिभाषा क्या होगी, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें धनायनों का दो विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है। वापस से सुन लो, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें धनायनों का दो विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य आदान प्रदान होता है, धनायन विनिमय कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो आयन विनिमय की बात हो रही थी, आयन विनिमय की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो क्या होती है, सेंटीमोल पर किलोग्राम। क्या होती है? सेंटीमोल पर किलोग्राम, या फिर मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। दोनों में से कोई भी इकाई यूज कर सकते हो आप आयन विनिमय के लिए, और धनायन बोलो या ऋणायन, किसी भी आयन विनिमय के लिए आप यूज कर सकते हो, प्रयोग में ला सकते हो सेंटीमोल पर किलोग्राम और मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। तो अपन बोल सकते हैं कि जो धनायन विनिमय है उसकी इकाई भी क्या होगी, सेंटीमोल पर किलोग्राम और मिली इक्विवेलेंट पर किलोग्राम। नेक्स्ट आता है आपके धनायन विनिमय क्षमता, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीईसी। देखो सीईसी या धनायन विनिमय क्षमता, जब भी क्षमता की बात की जाती है तो किसी अधिकतम की बात की जाती है। जैसे आप कितना खाना खा सकते हो, आपकी अधिकतम क्षमता की बात की जाती है। तो यहाँ पे धनायन विनिमय क्षमता या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में किसकी बात की जाती है, किसी भी अधिकतम चीज की बात की जाएगी। अब यहाँ पे धनायन विनिमय क्षमता बात कर रहे हैं, तो अधिकतम धनायन कितने प्रतिस्थापित हो सकते हैं, अधिकतम कितने प्रतिस्थापित होंगे, जितने इनके ऊपर उपस्थित होंगे। यानी मृदा कण के ऊपर जितने ज्यादा धनायनों का अधिशोषण होगा उतनी ज्यादा क्या होंगे, धनायनों का प्रतिस्थापन होगा। तो अपन बोल सकते हैं धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा क्या होती है कि 1 किलोग्राम शुष्क मृदा के द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन तथा उसके समतुल्य कोई आयन। हाइड्रोजन क्यों लिया, या उसके समतुल्य का मतलब हो गया जिनके ऊपर +1 आवेश हो। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, सोडियम के ऊपर +1 होता है, तो आपको +1 आवेश वाले लेने हैं। कारण क्या है, देखो अगर आप कैल्शियम लोगे तो कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है। तो वो क्या करते हैं, 2 गुना कैल्शियम क्या कर देता है, धनायन विनिमय क्षमता उत्पन्न करता है, या फिर आप बात करते हो ऋणायन को संतृप्त कर देता है। ऐसे क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 गुना ऋणायन को संतृप्त कर देता है। तो आपको किसी भी चीज को देखना होता है यूनिट के बेसिस पे, इकाई के बेसिस पे, यानी जिसके ऊपर आवेश होता है 1, उसके आधार पर अधिकतम जितने यहाँ पे अधिशोषित होंगे उतने ही यहाँ से प्रतिस्थापित होंगे। अरे भाई आपके पास में एक मृदा कण है, इस कण के ऊपर जितने ज्यादा धनायन लगे होंगे उतने ज्यादा का आप प्रतिस्थापन कर सकते हो। और अपन ने पढ़ा है कि जितने धनायनों का प्रतिस्थापन होता है वही उसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने ज्यादा लगे होंगे उसके चारों तरफ धनायन उतने ही ज्यादा प्रतिस्थापित होंगे। तो जितने ज्यादा लगेंगे वो क्या कहलाएगी, अधिकतम कितने लग सकते हैं। देखो ये कण है, इसके चारों तरफ अधिकतम कितने धनायन अधिशोषित हो सकते हैं, ये अधिकतम धनायन के अधिशोषण की क्षमता क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं धनायन विनिमय के दूसरे नाम।
देखो धनायन विनिमय कहाँ हो रहा है, मृदा के कण के ऊपर हो रहा है। कहाँ होता है, मृदा कण के ऊपर। अब मृदा कण या मृदा की सतह के ऊपर हो रहा है, इस वजह से धनायन विनिमय का दूसरा नाम आता है पृष्ठ विनिमय। धनायन विनिमय को क्या कहा जाता है, पृष्ठ विनिमय। कारण क्या है, धनायन विनिमय कहाँ संपन्न होता है, मृदा कण की सतह के ऊपर। ऐसे अगर अपन बात करें इसके और नाम की, तो देखो धनायन कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, हाइड्रोजन होता है। इनमें से ये चार कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये दो कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी अधिकतम धनायन किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और क्षार को अपन क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। क्षार को क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, भस्म विनिमय। क्या हो सकता है, भस्म विनिमय। तो अपन ने इसके अलग अलग नाम पढ़ लिए। सतह पर यह अभिक्रिया होती है इसलिए इसको पृष्ठ विनिमय बोलते हैं। यहाँ पे अधिकतम क्षार होते हैं और क्षार को भस्म बोलते हैं, तो अपन इसको भस्म विनिमय भी कह सकते हैं। अब धनायन विनिमय क्षमता की बात कर रहे थे, तो धनायन विनिमय क्षमता के बारे में जान लेते हैं। देखो मृदा की जितनी ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता होगी, वो मृदा उतनी ही उपजाऊ मानी जाती है। जितनी ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता होगी, उतनी ही ज्यादा वो क्या होगी, उपजाऊ होगी। तो अपन बात करते हैं धनायन विनिमय में, तो जो सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता मानी जाती है वो किसकी होती है, ह्यूमस की होती है। सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता किसकी होती है, ह्यूमस की। कितनी, 200 सेंटीमोल पर किलोग्राम से ज्यादा होती है। तो सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता ह्यूमस की होती है। अब अपन बात करते हैं सिलिकेट क्ले की। तो सिलिकेट क्ले की अगर अपन बात करें, तो सिलिकेट क्ले के अंदर कौन कौन से आते हैं, मुख्य रूप से वर्मिकुलाइट, इसके अलावा मोंटमोरिलोनाइट, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो इलाइट, या इसके अलावा अगर अपन बात करें तो केओलिनाइट। इलाइट के बराबर अगर अपन और बात करें तो क्लोराइट की भी इलाइट के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें वर्मिकुलाइट की, तो वर्मिकुलाइट की धनायन विनिमय क्षमता होती है 80 से 150 सेंटीमोल पर केजी। वहीं पे अगर मोंटमोरिलोनाइट की बात करें तो यहाँ पे इसकी होती है 80 से 100 सेंटीमोल पर केजी। वहां पे इलाइट और क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे इनकी होती है 15 से 40 सेंटीमोल पर केजी। और केओलिनाइट की होती है 3 से 15 सेंटीमोल पर केजी। तो यहाँ पे ये धनायन विनिमय की बात करें। अब देखो आपके क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसकी धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। तो धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक पूछा है तो ह्यूमस की। लेकिन वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किस सिलिकेट क्ले की धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक होती है, सिलिकेट क्ले की बात कर रहे हैं, तो सिलिकेट क्ले के एग्जाम्पल उदाहरण क्या है, वर्मिकुलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। यहाँ ह्यूमस सिलिकेट क्ले का उदाहरण नहीं है। तो इस स्थिति में आप करोगे वर्मिकुलाइट की सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है और सबसे कम किसकी होती है, केओलिनाइट की। केओलिनाइट की कितनी होती है, 3 से 15। अगर यहाँ पे आपके ऑप्शन आता है माइका का, तो माइका का आप कर सकते हो, क्योंकि माइका की जो सीईसी होती है धनायन विनिमय क्षमता होती है वो कितनी होती है, 0। तो अपन सबसे कम बात करें तो सबसे कम माइका की होती है, लेकिन माइका ज्यादातर ऑप्शन में नहीं क्या आता है, ऑप्शन में केओलिनाइट। तो केओलिनाइट की सीईसी सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा वर्मिकुलाइट की होती है, किसमें, सिलिकेट क्ले में। अगर ओवरऑल पूछा जाए उस स्थिति में ह्यूमस की सर्वाधिक होगी और माइका की सबसे कम होगी। अब यहां तक तो बात आ गई धनायन विनिमय क्षमता की। अब धनायन विनिमय क्षमता की बात करें तो धनायन विनिमय क्षमता बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे सीईसी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, मृदा की जो उर्वरक शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ती है। यानी मृदा क्या होगी, उत्पादन अच्छा देगी, मृदा की उर्वरकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है इसी धनायन विनिमय क्षमता से संबंधित आता है, वो आता है बेस संतृप्ति प्रतिशत। क्या होता है बेस संतृप्ति प्रतिशत, देखो बेस संतृप्ति प्रतिशत पढ़ेंगे वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि धनायन विनिमय क्षमता बढ़ने के साथ साथ आपकी मृदा की उर्वरकती या उर्वरक क्षमता कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं बेस संतृप्ति
परसेंट या प्रतिशत, या बेस की जगह यहाँ पे आपके आ सकता है भस्म संतृप्ति प्रतिशत भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बेस संतृप्ति प्रतिशत या भस्म संतृप्ति प्रतिशत। अभी थोड़े टाइम पहले अपन ने बात की थी कि जो धनायन विनिमय क्षमता होती है या धनायन विनिमय होता है, उनमें जो आदान प्रदान होता है वो किसका होता है, धनायन का होता है। तो अपन ने मान लिए कि ये धनायन आपके मुख्य रूप से हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन। इन सब का योग क्या कहलाता है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहलाता है या कैटायन एक्सचेंज कहलाता है। अपन ने बात की थी ये सारे किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिनको अपन ने बोला था भस्म। क्या बोला था अपन ने, भस्म बोला था इनको। ऐसे ये दोनों किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अपन ने पहले से बात कर ली कि मुख्य रूप से ये धनायन होते हैं जो धनायन विनिमय क्षमता में काम में आते हैं। इनमें से 4 क्षारीय प्रकृति के हैं और 2 किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति। अब यहाँ पे ये कुल आपकी धनायन विनिमय क्षमता आ गई। जैसे आप अपने प्रतिशत मार्क्स निकालते हो कि आपके 10th या 12th में कितने % बने, तो आप कैसे निकालते हो, आपने प्राप्त कितने किए हैं डिवाइड बाई कुल मार्क्स कितने थे गुणा 100, प्रतिशत में निकाल रहे तो 100 से गुणा आपने कितने प्राप्त किए डिवाइड बाई कुल। ऐसे अपन क्या निकालेंगे, बेस संतृप्ति प्रतिशत। तो बेस संतृप्ति प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्या निकालना, बेस का मतलब क्या हुआ, क्षारीय, यानी कुल धनायन विनिमय का कितना भाग क्षारीय धनायनों से संतृप्त है। बेस संतृप्ति प्रतिशत की परिभाषा क्या होगी, कुल धनायन विनिमय का कितना प्रतिशत भाग इन क्षारीय धनायनों से संतृप्त है, क्योंकि ये दो तो अम्लीय हो गए, तो क्षारीय कौन से बचे, ये वाले बचे। तो कुल धनायन विनिमय का कितना प्रतिशत भाग क्षारीय धनायनों से संतृप्त है, ये क्या कहलाएगा, बेस संतृप्ति प्रतिशत या भस्म संतृप्ति प्रतिशत। तो कैसे निकालोगे इसको, देखो कैसे निकालेंगे, जैसे अपन ये निकाल रहे थे वैसे ही क्या निकालना है, आपको प्राप्तांक निकालने थे इसलिए आपने प्राप्तांक ऊपर रखे। आपको क्या निकालना, बेस संतृप्ति निकालना है, तो क्षारीय धनायनों को ऊपर रख दो। यहां पे क्या जाएंगे, क्षारीय धनायन, नीचे क्या जाएगा आपके पास में कुल आ रहा था, तो इन सब का कुल क्या है, सी धनायन विनिमय क्षमता, प्रतिशत में निकाल रहे हो तो 100, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या आ गया, क्षारीय धनायन डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं बेस संतृप्ति प्रतिशत। अगर बेस असंतृप्ति प्रतिशत की बात करें तो आपको पता है बेस संतृप्ति प्लस बेस असंतृप्ति दोनों का कुल प्रतिशत कितना होगा, 100। तो अपन बेस संतृप्ति प्रतिशत निकाल चुके हैं, तो बेस असंतृप्ति प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 माइनस बेस संतृप्ति प्रतिशत। अब देखो आपके पास में आपको दे दिया कि इसकी धनायन विनिमय कितनी है, 25 सेंटीमोल पर किलोग्राम है, और इसके अंदर जो क्षारीय धनायनों की मात्रा है वो कितनी है आपके पास में, 15 सेंटीमोल पर केजी है। तो बताओ बेस संतृप्ति प्रतिशत कितना होगा। अब आपको पता लग जाएगा, देखो क्षारीय धनायन कितने हैं, 15 ऊपर 15 रखो, डिवाइड बाई सी धनायन विनिमय क्षमता कितनी है, 25 गुणा 100, तो आपका क्या हो गया 4 इक्वल टू, तो आपकी कितनी होगी 60% बेस संतृप्ति प्रतिशत होगी। तो बेस असंतृप्ति प्रतिशत कितनी हुई, 100 माइनस 60, तो बेस असंतृप्ति प्रतिशत कितनी होगी, 100 माइनस 60 बराबर 40% क्या होगी आपकी बेस असंतृप्ति प्रतिशत होगी। बेस संतृप्ति और बेस असंतृप्ति प्रतिशत निकालने का सिंपल फॉर्मूला, कोई कुछ नहीं करना, बेस संतृप्ति प्रतिशत ये बताता है कि कुल धनायन विनिमय का कितना प्रतिशत भाग क्षारीय धनायनों से संतृप्त हो रहा है, यह भाग ही क्या कहलाता है, बेस संतृप्ति प्रतिशत कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षारीय धनायन ऊपर आ गए, नीचे सी आ गया, कुल आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100, बेस असंतृप्ति निकालना है तो 100 माइनस बेस संतृप्ति प्रतिशत। यहाँ पे अपन ने उदाहरण से इन चीजों को समझ लिया। अब देखो इसका धनायन विनिमय क्षमता से कैसे संबंध है ये तो आपको पता लग गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो बेसिक कैटायन होते हैं या जो बेस कैटायन होते हैं, भस्म होती है, वो क्या होती है, सी का ही भाग है। तो मतलब क्या हुआ, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। क्यों, क्योंकि इसी के जुड़ने से बनेगा। अब देखो आपको पास अगर अपन बात करें, ये आपका 10 फिक्स हो गया, टोटल 25 आ गया, अगर अपन ने इसको 10 कर दिया तो ये 20 हो गया,
अगर इसको 20 कर दिया तो ये 30 हो गया, यानी इसके बढ़ने घटने से ये भी बढ़ता घटता है। तो अपन में बात कर सकते हैं कि जो क्षारीय केटायन है या क्षारीय जो आयन है या बेस संतृप्ति प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखो इसमें अपन बात करते हैं जो पोषक तत्व होते हैं पौधों को, आवश्यक पोषक तत्वों में देखो इनमें से कौन कौन से आ रहे हैं। 17 आवश्यक पोषक तत्व है। कैल्शियम भी आवश्यक है, मैग्नीशियम भी आवश्यक है, पोटेशियम भी आवश्यक है, सोडियम भी आवश्यक है, एल्यूमिनियम आवश्यक नहीं है, हाइड्रोजन भी आवश्यक है। तो ये सारे आवश्यक पोषक तत्व है। जैसे जैसे धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी इनकी मात्रा बढ़ेगी। तो अपन बोल सकते हैं ये पौधों को आवश्यक है। तो जैसे जैसे धनायन विनिमय क्षमता बढ़ रही है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, इसकी वजह से जो मृदा होगी वो क्या हो जाएगी, उर्वरक हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि धनायन विनिमय क्षमता बढ़ने के साथ साथ पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, इसलिए मृदा की उर्वरकता भी बढ़ जाती है। दूसरा, अगर थोड़ा अंदर जाए तो बेस संतृप्ति प्रतिशत के आधार पर देखें तो अगर बेस संतृप्त मृदाएं होती है या जिनकी बेस संतृप्ति प्रतिशत क्या होती है, अधिक होती है, वो मृदाएं भी क्या होती है, अधिक उर्वरक होती है। कारण क्या है, देखो अपन ने बात की है कि ये कुल धनायन होते हैं, इनमें से ये 4 क्या है, आवश्यक है। एल्यूमिनियम आवश्यक नहीं है, हाइड्रोजन आवश्यक है। लेकिन हाइड्रोजन मुख्य रूप से कहां से मिलता है, जल और वायु से मिल जाता है। यानी वाटर और एयर या जल और वायु से ये क्या मिलता है, अपने को मिलता है, यानी पौधों को मिल जाता है। तो मृदा से तो इसकी आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि ये तो वातावरण से ले लेता है, जल से ले लेता है हाइड्रोजन और बचा हुआ वायु से ले लेता थी। तो वातावरण से पौधा पूरा हाइड्रोजन ले लेगा। तो मतलब ये सी तो मृदा की बात करें तो मृदा से तो पौधों को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं। एल्यूमिनियम आवश्यक है नहीं, तो अब आवश्यक कौन से बचे, सारे क्षारीय बचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर इस कुल धनायन विनिमय का जितना ज्यादा प्रतिशत भाग ये होंगे, अगर ये ज्यादा होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा पौधे के ऊपर, क्योंकि एल्यूमिनियम आवश्यक नहीं है। हाइड्रोजन जितना चाहिए था उतना पौधे को मिल गया। तो इनके बढ़ने से तो क्या होगा, पौधों की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके बढ़ने से क्या होगा, पौधों की वृद्धि भी बढ़ेगी। तो साधारणतः अपन बोलते हैं कि 80% से ज्यादा अगर बेस संतृप्ति प्रतिशत होता है तो उन मृदाओं को उर्वरक मृदा कहा जाता है। 80% से ज्यादा क्या होता है, बेस संतृप्ति प्रतिशत होता है, तो उन मृदाओं को उर्वरक कहा जाता है। और इस बेस संतृप्ति में भी अगर कैल्शियम संतृप्ति प्रतिशत ज्यादा है तो वो मृदाएं अधिक उर्वरक कहलाती है। अपन ने बात कर ली है बेस संतृप्ति प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ मृदा उर्वरकता बढ़ती है, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ने के साथ साथ मृदा उर्वरकता बढ़ती है। बेस संतृप्ति प्रतिशत में अगर कैल्शियम संतृप्ति प्रतिशत ज्यादा है तो भी मृदा की उर्वरकता बढ़ती है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है आयन विनिमय का, वो क्या है, ऋण आयन विनिमय। ऋण आयन विनिमय इतना ज्यादा आवश्यक है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पौधों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कारण क्या है, क्योंकि जो ज्यादातर आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो धनायनिक रूप में होते हैं, ऋणायन के रूप में कम होते हैं। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि धनायन विनिमय ज्यादा प्रभावित करता है पोषक तत्व की उपलब्धता या मृदा उर्वरकता को ऋणायन विनिमय की तुलना में। तो अपन बात करते हैं ऋणायन विनिमय की। तो यहाँ पे ऋणायन विनिमय में एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आयन होंगे वो कैसे होंगे, ऋणायन होंगे। अब देखो वापस से अपन आ जाते हैं वहीं पे जहां से स्टार्ट हुए थे। मृदा कण के ऊपर आवेश कौन सा होता है, मृदा कण के ऊपर आवेश होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश को तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अपन पढ़ रहे हैं ऋणायन विनिमय, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसकी सतह पर क्या ऋणायन का आना जरूरी है, तभी ऋणायन विनिमय होगा। क्योंकि विनिमय के लिए पहले इस, अगर अपन ने माना ये कण है तो इस कण के सतह पे के ऊपर जो भी कण होगा, जो भी आवेश होगा, उस आवेश का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसके ऊपर ऋण आवेश है तो ये ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, दूर भेजेगा। तो इस स्थिति में तो आयन विनिमय संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे आयन विनिमय के लिए थोड़ा सा अपने को चेंज करनी है प्रक्रिया को। वो प्रक्रिया क्या होगी, देखो सबसे पहले इस कण के सतह के ऊपर क्या आकर जोड़ेंगे, धनायन आकर जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो इस कण की सतह के चारों तरफ क्या हो गए, धनायन आकर जुड़ गए। ये इसके चारों तरफ धनायन आकर जुड़ गए। अब ये मृदा कण कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। क्यों, क्योंकि इस कण के ऊपर ऋणावेश था, ऋणावेश के चारों तरफ धनायन जुड़ गए। अब इसकी जो बाहर की सतह है, इसके ऊपर आवेश कौन सा बच गया, धनावेश बच गया। अब इस बाहर की सतह से आकर कोई दूसरा धनायन जुड़ेगा। जैसे अपन ने बात कर ली है सल्फेट की, SO4 2- आकर जुड़ गया। तो ये जो ऋण आवेशित कण होते हैं, आयन होते हैं, ये क्या होंगे,
इसकी सतह से सीधे नहीं जुड़ते हैं। ये किसके द्वारा जुड़ेंगे, कोई बीच में धनायन आएगा और उस धनायन के द्वारा ये जुड़ते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरी यही ऋणायन विनिमय में यही है कि ये जुड़ता कैसे। देखो मर्दाकण के ऊपर ऋण आवेश है, ऋण आवेश को आकर्षित करेगा नहीं, तो ऐसे तो कभी जुड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले इसकी सतह के चारों तरफ धनायन आकर जुड़ेंगे, फिर उसकी सतह से ऋणायन आकर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बाकी प्रक्रिया समान ही होती है। जैसे अपन ने बात कर ली है NaCl, दो अणु ले लिए NaCl के, तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास 2Na और 2Cl। क्लोराइड के ऊपर +1 आवेश होता है, सल्फेट के ऊपर +2 आवेश होता है, तो एक सल्फेट को प्रतिस्थापित करने के लिए 2 क्लोरीन आयन चाहिए। तो यहाँ पे क्रिया होगी और क्या होंगे, यहाँ पे इसकी सतह के चारों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, धनायन जुड़े हुए हैं मृदा की सतह के या कण के चारों तरफ। ये देखो अब इस धनायन से क्या होंगे, क्लोराइड आकर जुड़ जाएगा जो यहां से निकला है, और जो सल्फेट होगा वो बाहर आ जाएगा और बना लेगा Na2SO4। क्या बना लेगा, Na2SO4। जैसे Na2SO4 की मृदा घोल में सांद्रता बढ़ेगी, ये क्रिया वापस से उल्टी हो जाएगी, तो वही पहला शब्द आ गया उत्क्रमणीय। यहां पे देखो ऋणायन था, ये ऋणायन किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, ऋणायन को प्रतिस्थापित कर रहा है। इसका मतलब क्या आ गया, दूसरा शब्द आ गया ऋणायन प्रतिस्थापन करेगा। कहां क्रिया हो रही है, एक प्रावस्था ये है कण की और दूसरी प्रावस्था ये क्या है, घोल है। तो कहां हो रहा है, दो प्रावस्थाओं के मध्य। किसके मध्य, दो प्रावस्थाओं के मध्य। यहां तक तो धनायन विनिमय की परिभाषा भी सेम थी, बस वहां पे क्या था, ऋणायन की जगह धनायन शब्द प्रयोग में ला रहे थे। लेकिन इसके बाद एक शब्द और प्रयोग में लाना, क्योंकि ये अभिक्रिया तो हो रही है, लेकिन ये क्या इस कण की सतह पर हो रही है, नहीं हो रही है ना। ये कहां हो रही है, इस धनायन की सतह पर हो रही है। और ये धनायन किससे जुड़ा है, इस मृदा के कण से जुड़ा है। यानी मृदा कण नहीं होगा तो धनायन नहीं होगा, धनायन नहीं होगा तो ये आयन भी नहीं होगा। तो मतलब सीधे तौर पे तो नहीं जुड़ा, लेकिन टेढ़े या घुमाकर या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा किससे है, इस कण से जुड़ा है। तो यहाँ पे जो जुड़ने की क्रिया होगी, चौथा पॉइंट वो आएगा, किसके द्वारा जुड़ता है, किसी मध्यवर्ती धनायन के द्वारा। किसके द्वारा, ये मध्यवर्ती, इस कण और इस ऋणायन के मध्य क्या है, धनायन है, इस धनायन के द्वारा ये जुड़ता है। तो परिभाषा क्या हो गई, बस एक शब्द बढ़ाना है, मध्यवर्ती धनायन, बाकी परिभाषा सेम ही है। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें ऋणायनों का दो विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य मध्यवर्ती धनायन के द्वारा आदान प्रदान होता है। वहां पे मध्यवर्ती शब्द प्रयोग में नहीं ला रहे थे, यहाँ पे क्या होता, बीच में कोई धनायन आएगा तब ये आयन विनिमय की क्रिया होगी। क्योंकि आयन विनिमय की क्रिया के लिए सबसे पहले ऋणायन का उसकी सतह के चारों तरफ आकर जुड़ना चाहिए, और वो जुड़ेगा कब, जब विपरीत आवेश होगा। और विपरीत आवेश होता नहीं है तो पहले इससे धनायन आकर जुड़ेंगे, फिर धनायन की सतह से क्या जुड़ेगा, ऋणायन। तो विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, यहाँ होती है, इस कण की सतह पर नहीं होती है। सीधे तौर पर अपन बात करें तो कहाँ होगी, ये सारी इस धनायन की सतह पर होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि इस अभिक्रिया को पृष्ठ अभिक्रिया तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये सतह पर नहीं हो रही है, कण की सतह पर हो नहीं रही है। वैसे धनायन विनिमय को भस्म विनिमय बोल रहे थे, ये ऋणायन विनिमय उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसको क्या कहा जाता है, अम्ल विनिमय कहा जाता है। धनायन विनिमय को भस्म विनिमय, ऋणायन विनिमय को अम्ल विनिमय। जैसे ही अपन बात करते हैं धनायन विनिमय का जस्ट अपोजिट है, तो जिसकी धनायन विनिमय, जिस सिलिकेट क्ले की धनायन विनिमय सबसे ज्यादा थी, किसकी, वर्मिकुलाइट की। तो वर्मिकुलाइट की जो ऋणायन विनिमय क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। ऐसे अपन ने बात की थी केओलिनाइट की, जो साधारणतः एग्जाम में आता है, उसकी धनायन विनिमय क्षमता सबसे कम थी, तो उसकी ऋणायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी जिसकी धनायन विनिमय क्षमता कम थी उसकी ऋणायन विनिमय क्षमता ज्यादा होती है, और जिसकी धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा थी उसकी ऋणायन विनिमय क्षमता कम होगी। यानी एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। परिभाषा की बात करें तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें ऋणायनों का दो विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य किसी मध्यवर्ती धनायन, ये मध्यवर्ती धनायन है, इसके द्वारा क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आज के लेक्चर में अपन यहीं तक लेंगे। कल जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे मृदा पीएच की, और उसके बाद में अपन बात करते हैं तो विद्युत चालकता की बात करेंगे। वहां तक जाते जाते आपकी जो मृदा की भौतिक दशाएं हैं, रासायनिक दशाएं हैं, जो अपनी जैविक दशाएं, ये तीनों कंप्लीट हो जाएगी। 2 लेक्चर और बचे हैं, इसके बाद में आपकी ये जो सारी दशाएं हैं ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आज
के जो लेक्चर होगा वो यहीं तक अपन ख़त्म करेंगे। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।